कहाँ से स्टार्ट करना था? ठीक है जी। एमओए का कंटेंट पढ़ लिया था हमने। एमओए के अंदर क्या क्या होता है? कौन कौन सी क्लॉजेस? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज और कैपिटल क्लॉज और ओपीसी के एसोसिएशन क्लॉज। ओपीसी के अंदर नॉमिनी की डिटेल्स अलग से ली रहती है, ये हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं जी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। अल्ट्रावायरस के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बियॉन्ड द पावर्स, ये अंडरलाइन कर लो। अल्ट्रावायरस का मतलब ये क्या है? कोई अपनी पावर से जाके बाहर जाके काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं जी? अल्ट्रावायरस। अगर कोई अपनी पावर के बाहर जाके काम कर रहा है तो क्या वो सही है या गलत है? उसको क्या बोल देते हैं हम? वॉइड। उसको क्या बोल देते हैं हम? वॉइड। तो अल्ट्रावायरस क्या होता है जी? वॉइड होता है। द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रावायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स। द लीगल फेज अल्ट्रावायरस इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर। अगर कोई बंदा अपनी पावर से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? अल्ट्रावायरस। दिस प्रीसपोजेस दैट द पावर इन देयर नेचर आर लिमिटेड। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हर बंदे की पावर क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या किसी के पास अनलिमिटेड पावर है? क्या डायरेक्टर के पास अनलिमिटेड पावर होगी? नहीं जी, लिमिटेड होगी। उनके ऊपर कौन है? शेयर होल्डर्स है। क्या कंपनी कुछ भी कर सकती है? नहीं जी, जो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है वही कर सकती है। क्या आर्टिकल से बाहर जा सकती है? नहीं जी, जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। It is a fundamental rule of the company law that object of the company as stated in the MOA can be departed from only to the extent permitted by the act. अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाना है तो एक्ट को फॉलो करके ही आप ऑब्जेक्ट के बाहर जाओगे, बिना उसको फॉलो करे आप ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जा सकते हो। Thus far and no further. In consequence, any act done or a contract made by the company which travel beyond the power not only of the director but also of the company is wholly void. अगर कोई काम किया गया है किसके बियॉन्ड? डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड एंड कंपनी के पावर के भी बियॉन्ड, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा एंड इनऑपरेटिव इन लॉ। और उसको हम क्या बोल देंगे? लॉ में वो क्या है? इनऑपरेटिव। क्लियर है जी? एंड इज देयरफॉर नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। और वो किसके ऊपर बाइंड नहीं करेगा? कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं करेगा। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट फंड फॉर पर्पस अदर देन दोज सैंक्शनड बाय द मेमोरेंडम। तो कंपनी भी अपना पैसा कहाँ नहीं लगा सकती है? जो एमओए में लिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, उसके बाहर जाके कंपनी अपना पैसा नहीं लगा सकती है। लाइकवाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथराइज्ड टू कैरी ऑन। तो कंपनी वो काम नहीं करेगी जो उसके एमओए में नहीं लिखा हुआ है। अगर उसने वो काम किया तो उसको हम क्या बोल देंगे? अल्ट्रावायरस। और अल्ट्रावायरस क्या होता है? वॉइड। बियॉन्ड द पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड। देखो अल्ट्रावायरस जो है ना, टोटल 3 तरीके का है। सबसे पहले अल्ट्रावायरस टू द एमओए, क्या बोल दो? कंपनी। अल्ट्रावायरस टू द एमओए या कंपनी, या इसमें एक लाइन और डाल देते हैं, टू द एक्ट। एक और लिखते हैं, अल्ट्रावायरस टू द डायरेक्टर्स। अल्ट्रावायरस टू द, ये हो गए 3 तरह के अल्ट्रावायरस है हम जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? अल्ट्रावायरस टू द कंपनी। कंपनी के साथ में लिख दिया, एमओए भी हो सकता है या एक्ट भी हो सकता है। एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट। आप किसके बाहर जाके काम कर रहे हो? आप कंपनीज एक्ट के बाहर जाके काम कर रहे हो या आप एमओए के बाहर जाके काम कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रावायरस टू द एमओए या कंपनी या एक्ट। दूसरा कौन सा है? अल्ट्रावायरस टू द डायरेक्टर्स। तीसरा कौन सा है? अल्ट्रावायरस टू द आर्टिकल्स। अल्ट्रावायरस का मतलब ही क्या है? बियॉन्ड द पावर ऑफ द डूअर। जो काम कर रहा है वो अपनी पावर से बाहर जाके काम कर रहा है। ठीक है जी। अल्ट्रावायरस में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें रेटिफिकेशन भी अलाउड है। क्या अलाउड है? रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सही करना, जो चीज गलत होगी उसे सही करना। ठीक है जी। तो रेटिफिकेशन अलाउड है। किसकी अलाउड है? डायरेक्टर वाले काम को रेटिफाई कर सकते हैं। कौन रेटिफाई करेंगे? शेयर होल्डर्स। एओए का अगर आपने अल्ट्रावायरस किया है, रेटिफाई हो जाएगा। कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। कैसे करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। ये वाला कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता है। अगर आप एमओए के बियॉन्ड चले गए, एमओए के बियॉन्ड जाने का मतलब जो ऑब्जेक्ट में लिखा है उसके बाहर जाके आपने काम किया है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। वो कभी भी ठीक नहीं हो, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर सारे शेयर होल्डर चाहें, सब कह रहे हैं कि हम ठीक करने के लिए तैयार है, फिर भी वो ठीक
नहीं हो सकता है। कौन ठीक हो सकता है? अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर अपनी पावर के बाहर जाके काम कर रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आर्टिकल्स के बाहर जाके काम कर रहे हो उसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायरस टू द एमओए ठीक नहीं हो सकता। क्लियर है जी यहाँ तक? हाँ, वो एक अलग चीज़ है, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए अगर आर्टिकल से आप बाहर जाके काम कर रहे हो उसको रेटिफाई किया जा सकता है आर्टिकल्स को ऑल्टर करके। एमओए में अगर कुछ लिखा हुआ है उसके बाहर जाके काम कर रहे हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड जाने का मतलब ये लिखा हुआ है कि भाई डायरेक्टर अगर लोन लेगा ना, कंपनी ने डिसाइड किया डायरेक्टर्स अगर लोन लेंगे ना 1 लाख रुपए तक का लोन लेंगे, ठीक है? अगर 1 लाख से ज़्यादा लोन लेना है ना तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है। डायरेक्टर ने 5 लाख का लोन ले लिया बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल। क्या डायरेक्टर अपनी पावर से ज़्यादा काम कर रहा है? क्या इसको रेटिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेंगे? शेयर होल्डर रेटिफाई कर देंगे। तो क्या ये वॉइड है? वैसे वॉइड है, लेकिन शेयर होल्डर इसको ठीक कर सकते हैं। एमओए के बाहर जाना, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी बिजनेस करेगी क्लोथ्स का, कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए पैसे ले रही है, क्या ये अल्ट्रा वायरस है या नहीं है? बिल्कुल अल्ट्रा वायरस है। क्या ये वॉइड है? बिल्कुल वॉइड है। क्या इसे रेटिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आर्टिकल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स के बाहर जाके आप काम कर रहे हो, क्या रेटिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। शेयर होल्डर चाहे तो आर्टिकल्स को अमेंड करके उसे रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 अल्ट्रा वायरस है, कौन-कौन से? डायरेक्टर, एमओए, एओ। The impact of doctrine of ultravirus is that a company can neither be sued on an ultravirus transaction nor can it sue on it. Underline कर लो, इसको important है। अगर कोई ultravirus transaction हुई है तो उसका effect क्या आने वाला है? ना उसके ऊपर डायरेक्टर सूट फाइल कर सकता, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, ना कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है। क्या इम्पैक्ट आने वाला है? ना कंपनी सूट फाइल कर सकती है, ना कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है अगर काम कौन सा है? अल्ट्रा वायरस है। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब सबको पता है उसके बारे में, उसमें ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सबने पढ़े हैं। अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो क्या आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कंपनी आपसे पैसे उधार मांग रही है किसी और ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या आपको देना चाहिए कंपनी को? नहीं देना चाहिए। क्यों? कंपनी अल्ट्रा वायरस कर रही है। और अल्ट्रा वायरस अगर आपने दे दिए तो क्या आप सूट फाइल कर पाओगे कंपनी पे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एमओए के बारे में पता था। और अल्ट्रा वायरस में सूट फाइल नहीं होगा। It is open to public inspection. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the power of the company. तो जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको किसके बारे में पता है? कंपनी की पावर्स के बारे में पता है। If in spite of this you enter in a transaction, उसके बाद भी अगर आप ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हो which is ultra virus the company, you cannot enforce it against the company. उसके बाद में आप उसको कंपनी के अगेंस्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 7 क्या? देखो, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा? कंपनी आपको कह रही है मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, क्या आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एमओयू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे दिया, कंपनी के ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। कंपनी ने गुड्स मांगे आपसे, मटेरियल मांगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन तो बिजनेस में नहीं है, आप दे रहे हो और आपको पैसे नहीं मिले, आप सूट नहीं फाइल कर पाओगे। अल्ट्रा वायरस। गलती किसकी है? आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि एमओ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और ये हम आगे पढ़ेंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट का होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम अभी आगे पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ही क्या है? जो डॉक्यूमेंट पब्लिक है ना उनके बारे में सबको पता है। उनके बारे में किसको पता है? सबको पता है। एग्जाम्पल 7, इसमें कुछ नई बातें सामने आएंगी, ये पढ़ते हैं। इफ यू हैड सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विसेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, या तो आपने कुछ गुड्स दिए हैं, कुछ सर्विसेज दी है या पैसा उधार दिया है, यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट। आप पैसा वापस नहीं ले पाओगे, ना जो उधार दिया है वो ले पाओगे, ना गुड्स के लिए पैसा ले पाओगे। बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड, अंडरलाइन कर लो, नॉट बीन एक्सपेंडेड। नॉट बीन एक्सपेंडेड का मतलब खर्च नहीं किया है अभी कंपनी ने, कंपनी ने अभी खर्च नहीं किया है। द लेंडर मे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग विद इट बाय मींस ऑफ एन इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, आप कोर्ट से ले सकते हो। क्या ऑर्डर ले सकते हो? कि भाई मैंने ना इनको अल्ट्रा वायरस से पैसा तो दे दिया, लेकिन प्लीज इस पैसे को भी आप स्टॉप करवा दो, ये इन्होंने खर्च नहीं किया, तो आप उस पैसे को रुकवा सकते हो। दिस इज बिकॉज द कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, क्योंकि कंपनी भी उस पैसे की मालिक नहीं है। लेकिन अगर खर्चा कर दिया तो फिर कोई उपाय नहीं है जी, फिर कोई उपाय नहीं। एज अ लेंडर रिमेन द ओनर, ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पेसी, तो आप वो प्रॉपर्टी अपनी वापस ले सकते हो। इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, इसको भी अंडरलाइन कर लो, लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी। पहली बात क्या पढ़ी हमने? अगर आपने कंपनी को गुड्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं या पैसा दिए हैं, किसके अंदर दिया है? अल्ट्रा वायरस में दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक केस में मिल जाएगा, कब? अगर कंपनी ने खर्च नहीं किया है, तो आप कोर्ट से क्या ले सकते हो? इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो कि इनको ही पैसा खर्च करने से रोको और मुझे मेरा पैसा वापस दिलाओ, क्योंकि ये कंपनी का पैसा नहीं है।
अब दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड, इसके ऊपर आप लिख सकते हो पॉइंट 2, पॉइंट 1 क्या था एक्सपेंडेड वाला, पॉइंट 2 अब आ गया, ये एकदम अलग है। इफ द लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी का मतलब मैंने इनसे उधार ली है, ये वाला है अल्ट्रा वायरस, ये वाला क्या है अल्ट्रा वायरस, मैंने आपसे उधारी भी ली थी, वो एकदम लीगल रहता है, जेन्युइन रहता है। इनका पैसा मैंने आपको चुका दिया, इनका पैसा लेके मैंने क्या किया, आपको चुका दिया, क्या मैंने खर्च कर दिया पैसा, एक तरीके से देखिए खर्च कर दिया, लेकिन वो खर्च कहाँ किया है, एक लीगल डेट को पे करने में किया। इस सिचुएशन में क्या होगा, पैसा किसका था, इनका, इन्होंने पैसा किस एक्टिविटी में दिया था, अल्ट्रा वायरस में दिया था, इस पैसे को कंपनी ने यूज कहाँ किया, लीगल डेट को पे करने में कर दिया। इस केस में क्या होगा, देन द लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर, पेड ऑफ एंड कंसिक्वेंटली ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कंपनी। तो जो ये लेंडर है ना, ये किसके शूज में चले जाएंगे, आपके शूज में, मतलब जो आपकी पावर थी वो किसके पास आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी, और ये इतना पैसा आप कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। आपसे कुछ नहीं होगा, किससे रिकवर होगा, कंपनी से रिकवर हो सकता है। क्या कहने का मतलब है, ये है जी कंपनी, ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, एकदम लॉफुल डेट है, कौन सा डेट है, मतलब अल्ट्रा वायरस वगैरह नहीं है। कितने रुपए का दे रखा है, 10 लाख। मिस्टर बी ने कंपनी को पैसा दिया 20 लाख। कौन सी ट्रांजेक्शन है ये, अल्ट्रा वायरस, कौन सी है जी, अल्ट्रा वायरस। अब अगर ये 20 लाख रुपए कंपनी के पास पड़ा है और कंपनी ने खर्च नहीं किया, तो मिस्टर बी क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, कैसे, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेके इसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी ने इस 20 लाख को पूरा का पूरा खर्च कर दिया, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात, इस 20 लाख में से 10 लाख रुपए ना यहाँ चुका दिए कंपनी ने, इस 20 लाख में से 10 लाख कहाँ चुका दिए, यहाँ चुका दिए, कितने, 10 लाख, इसका डेट खत्म हो गया। अब कह रहे हैं जो मिस्टर बी है ना, इसके शूज में आ जाएगा, किसके शूज में आ जाएगा, इसके शूज में आ जाएगा, शूज में आने का मतलब इसकी पावर इसके पास आ गई। अब मिस्टर बी कितना रुपए रिकवर कर सकता है, कंपनी से 10 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, क्योंकि मिस्टर ए को कितने करने थे, 10 लाख करने थे, तो मिस्टर बी इसकी शूज में आ गए हैं और 10 लाख रुपए रिकवर कर सकते हैं। वो बचा हुआ 10 लाख नहीं कर सकते, तो पूरा रिकवर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, हाँ पूरा रिकवर कर सकते हैं, जितना पैसा इनको दिया, इनकी पावर कितनी थी, इनकी 10 लाख के लिए पावर है ना, तो 10 लाख रिकवर कर सकते हैं। अगर ये 20 लाख की पावर होती तो 20 लाख रिकवर कर पाते। कंपनी ने 20 में से 10 यहाँ दे दिया, अगर 10 कंपनी के पास पड़ा है आज भी, तो कोर्ट से इंजंक्शन ले लो 10 लाख के लिए, और 10 लाख यहाँ से पावर आ गई। लेकिन अगर कंपनी ने वो 10 लाख खर्चे दिए, तो भाई वो 10 लाख तो गए, ये 10 लाख रुपए आप रिकवर कर सकते हो। समझ आई जी बात। तो अगर कंपनी ने लॉफुल डेट पे करने के लिए पैसा दे दिया है, तो लॉफुल डेट जिसको पे किया है उसके शूज में आप आ जाओगे और उतना पैसा आप ले सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। An act which is ultra virus the company being void cannot be ratified by the shareholder of the company। अगर एक अल्ट्रा वायरस है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा, और उसको शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते। सम टाइम एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग, लेकिन कुछ कुछ अल्ट्रा वायरस को रेटिफाई किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं, डायरेक्टर्स वाले और एओए वाले। Subsequently, for instance, if the act is ultra virus the power of director, अगर अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है, शेयर होल्डर कैन रेटिफाई, शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। इफ अल्ट्रा वायरस इज आर्टिकल्स टू द कंपनी, अगर अल्ट्रा वायरस कौन से वाला है, आर्टिकल्स वाला, द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल, कंपनी क्या कर सकती है, आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट। अगर काम ऐसा हो रहा है, कौन से वाला, जो कंपनी की पावर में है, कंपनी की पावर में होने का मतलब क्या है, कि एमओए के हिसाब से सही है वो, किसके हिसाब से सही है, एमओए के हिसाब से। अगर एमओए के हिसाब से सही है तो क्या उसे वैलिडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिडेट कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी कभी भी वैलिडेट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा सारे अल्ट्रा वायरस वैलिडेट हो सकते हैं। समझ आई जी बात। तो 3 ही अल्ट्रा वायरस है, कौन कौन से, एमओए, डायरेक्टर्स और एओए। तो एमओए वाला कभी रेटिफाई नहीं होगा, बाकी दोनों रेटिफाई हो जाएंगे। अब आ गया जी केस लॉ, एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची।
द फैक्ट ऑफ द केस, सबसे पहले क्या बता दिए आपको, ऑब्जेक्ट बता दिए। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी। सामने वाली पार्टी कौन है, रिचे, या आउटसाइडर है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के, टू मेक, सेल और लैंड और हायर रेलवे कैरियर्स एंड वेगन। कंपनी का क्या काम है, बनाएगी, बेचेगी, हायर पे भी देगी, क्या चीज, रेलवे के कैरियर्स और वेगन, जो डब्बे वगैरह होते हैं वो सारे, इनका काम है बनाने का और हायर पे देने का। दूसरा बिजनेस लिखा हुआ है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा बिजनेस क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी, जो लड़ाई है ना वो इसी वर्ड पे है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, इसको अंडरलाइन कर लो। मैकेनिकल इंजीनियर समझ आता है सबको, क्या होता है, क्या होता है जी, चीज बनाती है, किससे रिलेटेड, एक तो सिविल इंजीनियर्स हो गए, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियर एक टाइप ऑफ इंजीनियर, मोटर वर्क में जो थोड़ा काम करते हैं, मतलब ट्रेन का जो पार्ट वार्ट बना रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जनरल क्या होता है, जनरल मतलब ओपन एंडेड है, खुला हुआ है, जनरल में बहुत चीजें आ सकती है। ठीक है, तो इसी बात पे लड़ाई होगी जनरल कॉन्ट्रैक्टर पे। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। माइंस को खरीदेंगे, लीज पे देंगे, माइन समझते हैं ना, वो खदानें जो होती है उनको खरीदेंगे, बेचेंगे, लीज पे देंगे। टू परचेज एंड सेल एज अ मर्चेंट एज अ कोल टिम्बर मेटल, कोल टिम्बर मेटल भी ये बेचेंगे, खरीदेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। देखो लड़ाई खाली एक वर्ड पे है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर में। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज है, रेलवे कैरियर्स खरीदना, बनाना, लैंड पे देना, मैकेनिकल इंजीनियर का काम करना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करना, लीज माइंस को खरीदना, बेचना, लीज पे देना, और कोल टिम्बर को खरीदना, बेचना। अब आगे क्या हुआ, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची। डायरेक्टर्स ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, किसके साथ, रिची के साथ। कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करता है, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ही एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, फॉर फाइनेंसिंग, क्या एंटर किया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। क्या कॉन्ट्रैक्ट है जी, फाइनेंस करेंगे, किस चीज को फाइनेंस करेंगे, जो कहां बन रही है, बेल्जियम। एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी ने क्या करा, बाद में इस एक्ट को रेटिफाई भी कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। पता है आपको क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, दो रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल का मतलब 75%। ठीक है जी, इसकी कोई रेलिवेंस अभी तक नहीं है, कंपनी ने रेटिफाई कर दिया। ठीक है जी, द कंपनी हाउएवर रेप्यूटेटेड, रेप्यूटेटेड का मतलब खत्म कर दिया, कंपनी रेप्यूटेटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायरस। बाद में कंपनी को समझ आया कि हमने ना अल्ट्रा वायरस कर दिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। रिचे बॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिचे ने क्या डाल दिया जी, केस डाल दिया, किसके लिए, कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरे को क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए। हाँ, पहले रेटिफाई कर दिया, फिर रेप्यूटेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब आपसे पूछने वाली बात ये है, ये अल्ट्रा वायरस है या नहीं है, और अल्ट्रा वायरस है तो क्या ये रेटिफिकेशन ठीक है या नहीं। अब इसको पढ़ो और बताओ 3 लाइनों को, क्या ये अल्ट्रा वायरस जो है कौन से वाला है, और क्या इसको रेटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्या कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट में कहीं फाइनेंसिंग बिजनेस था, नहीं था, तो क्या फाइनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहिए था, क्या एमओए के अगेंस्ट में है या नहीं है, क्या एमओए वाला रेटिफाई हो सकता है। तो जो इन्होंने रेटिफिकेशन की है उसकी कोई कोई वैलिडिटी है, उसकी उसकी कोई सेंस ही नहीं है, उसकी कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा वायरस कौन सा है, अल्ट्रा वायरस टू द एमओए, और एमओए को कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, ना कंपनी सूट फाइल कर सकती है, ना आउटसाइडर सूट फाइल कर सकता है। हमने पीछे पढ़ा है, द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस इज दैट अ कंपनी कैन नाइदर बी सूड नर कैन इट सू ऑन इट। मैंने कहा था अंडरलाइन कर लेना, अल्ट्रा वायरस अगर एक्ट है तो ना आप उस पर सूट फाइल कर सकते हो, ना आउटसाइडर सूट फाइल कर। रिची ने सूट फाइल किया, क्या वैलिड है सूट, जब ट्रांजेक्शन ही अल्ट्रा वायरस है तो सूट फाइल नहीं होगा। क्या इस रेटिफिकेशन का कोई रोल है, कोई रूल नहीं है। जब अल्ट्रा वायरस होता है एमओए तो रेटिफाई हो ही नहीं सकती। इन्होंने तो बोला स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल का मतलब क्या होता है, 75%। अगर यहाँ पे लिखा होता 100% शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तब भी कुछ फर्क पड़ता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ट्रा वायरस होता है एमओए कभी भी रेटिफाई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी, कर दिया, उनको लगा कर दिया उन्होंने, लेकिन कोई रेलिवेंस नहीं है। आगे, हिज कंटेंशन वाज दैट, रीचे ने क्या बोला,
कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। रिचे ने क्या बोला, रिचे भी तो कुछ बोलेगा ही ना यार, उसका नुकसान। वो क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है ना फाइनेंसिंग, ये ना जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ गया है। किसके अंदर आ गया है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर। मैंने आपको पहले कहा था लड़ाई किस पे है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर पे। नीचे कह रहा है कि इन्होंने फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ रहा है। अब आप बताओ क्या जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर फाइनेंसिंग डाल दे या ना डाले? है? जनरल का मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड। लेकिन एक बात सोचो, ऐसे तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सब कुछ चल जाएगा, कुछ भी डाल दो आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। इसका मेन बिजनेस क्या है? इसके जनरल के पहले क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियर। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियर। तो अगर कोई वर्ड जनरल लिखा हुआ है ना और उसके पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड है, तो जनरल वाले को किसके हिसाब से पढ़ोगे? स्पेसिफिक वाले के हिसाब से पढ़ोगे। अगर मैं बोलता हूँ एप्पल, मैंगो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा के अंदर क्या डालोगे आप? फ्रूट्स ही डालोगे। तो अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर एक जनरल वर्ड है, उसके पहले मैकेनिकल लिखा हुआ है, तो इसमें खाली मैकेनिकल से रिलेटेड चीजें ही आएंगी और इसमें कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आएगी। मैकेनिकल इंजीनियर कभी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है जी, इसने ये बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आना चाहिए। फिर वो नीचे क्या बोल रहा है? मोर ओवर इट हैज बीन रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। नीचे कह रहा है कि भाई इसको ना शेयर होल्डर ने रेटिफाई भी कर दिया है। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई रेलिवेंस ही नहीं है। However, it was held by the court. कोर्ट ने क्या बोला? The contract was null and void. क्यों null and void? क्योंकि MOA के अगेंस्ट में है। ठीक है जी। It said that the term general contractor was associated with mechanical engineer. It had to be read in connection with the company's main business. जो general contractor word है ना, इसको कंपनी के main business के साथ में पढ़ो। इसको open ended मत पढ़ो। अगर open ended पढ़ा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। It had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractor was not so interpreted, it would the authorize the making of contract of any kind. अगर इसको ऐसे नहीं पढ़ा ना, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आप कुछ भी कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, इसलिए ये अलाउड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? एन अल्ट्रा वायरस कैन कॉन्ट्रैक्ट नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अल्ट्रा वायरस कभी भी कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस। ये कभी भी इंट्रा वायरस नहीं बनेगा। एस्टॉपल से, एक्यूजन से, लैप्स ऑफ टाइम से, डिले से। एस्टॉपल हमें पता है क्या है? कंपनी बोल रही है कि ये ना अल्ट्रा वायरस नहीं है, इंट्रा वायरस है। क्या आप इंट्रा वायरस मान लोगे इसे? एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? कोई बंदा प्रिडिक्ट कर रहा है, गलत प्रिटेंड कर रहा है। अगर कंपनी गलत प्रिटेंड कर रही है कि अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये मेरे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, गलत बोल रही है ना, क्या एस्टॉपल लगा दोगे उसके ऊपर? हमने पढ़ा है ना पार्टनरशिप के अंदर एस्टॉपल लग जाता है जी। एस्टॉपल कैसे लग जाता है? कोई बंदा बोलता है मैं पार्टनर हूँ, रियल में वो पार्टनर नहीं है, हम उसे क्या मान लेते हैं? पार्टनर मान लेते हैं। कंपनी कह रही है ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस नहीं है, क्या आप उसे अल्ट्रा वायरस नहीं मानोगे? आप उसे फिर भी अल्ट्रा वायरस मान लोगे क्योंकि वो किसके बाहर है? एमओए के बाहर है। तो ना एस्टॉपल लगे। एक्यूजेंस का मतलब कोई एक्सेप्टेंस दे रहा है कि भाई मैं मान रहा हूँ कि अल्ट्रा वायरस थी, फिर भी मैं इसे इंट्रा वायरस मान रहा हूँ, फिर भी इंट्रा वायरस नहीं बनेगा वो। कोई कह रहा है लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया, क्या टाइम के हिसाब से कभी भी अल्ट्रा वायरस चेंज होगा? नहीं होगा जी। डिले, रेटिफिकेशन कुछ भी नहीं लगेगा जी, अल्ट्रा वायरस हमेशा अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। लेकिन रेटिफिकेशन हो सकती है कौन से केस में? एओए और डायरेक्टर वाले। जो अल्ट्रा वायरस नहीं है वो इंट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का अपोजिट मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में है। The whole position regarding the doctrine of ultravirus can be summed up as, उन्होंने 4 पॉइंट लिख दिए हैं। When act is performed which though legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute. Statute का मतलब Companies Act is said to be ultra virus a company and hence null and void. अगर कोई काम लीगल है, वैसे तो वो क्या है? लीगल है, लेकिन वो किसके बाहर है? ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है या कंपनीज एक्ट के बाहर है, वो क्या होगा? अल्ट्रा वायरस। और उसे हम क्या बोलेंगे? नल एंड वॉइड। क्या कंपनी सूट फाइल कर सकती है? क्या बाहर वाला सूट फाइल कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बाहर वाले की क्या गलती? बाहर वाले की क्या गलती? उसको एमओ देखना चाहिए था। एमओ क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में सबको पता होता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। अगर एक अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कंपनी उसको रेटिफाई नहीं कर सकती है, चाहे यूनानिमस कंसेंट आ जाए। यूनानिमस का मतलब 100% अप्रूवल आ जाए, फिर भी वो कभी भी इंट्रा वायरस नहीं बनेगा, उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस द कंपनी। अब कौन सा अल्ट्रा वायरस है? डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस है, लेकिन कंपनी के अल्ट्रा वायरस नहीं है जी। क्या वो रेटिफाई हो सकता है? डायरेक्टर लोन ले रहे हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट है क्लोथिंग का, क्लोथिंग के लिए लोन ले रहे हैं, डायरेक्टर की पावर थी 1 लाख का लोन, ले रहे हैं 5 लाख का। कौन सा अल्ट्रा वायरस है?
हाँ तो अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है या अल्ट्रा वायरस टू द एमओए है? अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर है, क्योंकि लोन किसके लिए ले रहे हैं? क्लोथ के लिए। क्लोथ बिजनेस में है ही। अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर को रेटिफाई किया जा सकता है बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी थ्रू अ रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग। रेजोल्यूशन पास करके आप क्या कर सकते हो? रेटिफाई कर सकते हो। जब खाली वर्ड रेजोल्यूशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी का मतलब होता है मोर देन 50% मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। If act is ultra vires the article, it can be ratified by altering the articles by special resolution at a general meeting। अगर आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरस है तो आप आर्टिकल्स को अमेंड कर दो, क्या पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल का मतलब 75% अप्रूवल। क्लियर है जी? हमारा अल्ट्रा वायरस पूरा हो गया। एक पैराग्राफ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। However, the disadvantages of this doctrine outweighed main advantage, namely to provide protection to the shareholder and creditor। क्या कह रहा है? इस जो ये अल्ट्रा वायरस है ना, ये डॉक्ट्रिन है जो, इसके डिसएडवांटेजेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये एडवांटेज को खराब कर रहा है। इसको क्यों बनाया गया था? शेयर होल्डर और क्रेडिटर की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस बहुत बढ़ गए हैं। क्या एक गलत नहीं है? कंपनी डील कर रही है और कंपनी के पास ही पावर नहीं है उसको ठीक करने की। क्या एमओए ऑल्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं, एमओए भी ऑल्टर हो सकता है। आज के टाइम में एमओए को ऑल्टर किया जा सकता है। जब उसे ऑल्टर ही किया जा सकता है तो दिक्कत क्या है? अगर कंपनी ने कोई गलत काम कर दिया है ऑब्जेक्ट के बाहर, आप एमओए को ऑल्टर कर लो। कर सकते हो ना ऑल्टर? ऑल्टर कर लो। तो यही कह रहे हैं आज के टाइम पे ना ये बन गया है न्यूसेंस। ये क्या बन गया है? न्यूसेंस। और इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं रही। Although it may be useful to member in restricting the activities of director, it is only a nuisance insofar as it prevents the company from changing its activities in direction which is agreed by all। अगर सारे एग्री कर रहे हैं फिर भी आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्या ये न्यूसेंस है या नहीं है? जब सब एग्री कर रहे हैं तो चेंज करने दो। तो आज के टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेंस बोलते हैं। और अब ये चीज अलाउड है कि आप चेंज कर सकते हो। अगेन द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन हैज बीन डिफीटेड, नाउ द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इजीली अल्टर्ड। पहले पुराने कंपनीज एक्ट में एमओए को अल्टर करने की पावर नहीं थी, अब आप उसे इजीली अल्टर कर सकते हो। तो अब इसका जो प्रोविजन था ये डिफीट हो गया, अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। ठीक है जी? क्लियर है? नहीं, पेपर में अल्ट्रा वायरस पूछ सकते हैं आपसे। इजी सा तो था, बढ़िया नहीं था अल्ट्रा वायरस? दिक्कत क्या थी? तीन ही तो पॉइंट थे, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगला पॉइंट आ गया जी एओए। आर्टिकल्स में क्या लिखे रहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी? द एओए ऑफ द कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। एमओए को क्या बोलते हैं हम? चार्टर। एमओए का क्या बोलते हैं? चार्टर। उस वो एक फंडामेंटल है, एक फाउंडेशन है कंपनी की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर फ्रेम्ड टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। कंपनी का इंटरनल अफेयर कैसे मैनेज किया जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है। Just as the memorandum contain the fundamental condition upon which the company is allowed to be incorporated, so the articles are the internal regulation of the company। एमओए में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल कंडीशन जिसपे कंपनी बनी है, और उनको अचीव कैसे करना है ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें क्या लिखे हैं? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पूरे करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वो कहाँ लिखे हुए हैं? आर्टिकल्स में। एक केस लॉ का नाम लिखा हुआ है, गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। These general function of the article have been amply summed up by Lord Keynes in Ashbury Carriage versus Ritchie as follows। ये केस लॉ भी जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एशबरी कैरेज वाला। किसके लिए पढ़ा था ये? अल्ट्रा वायरस। इसके लिए एक चीज और लिखी हुई है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल प्लेज अ पार्ट सब्सिडरी टू अ मेमोरेंडम। आर्टिकल्स कैसे प्ले करते हैं? एज अ सब्सिडरी। किसके लिए? मेमोरेंडम के लिए। भाई मेमोरेंडम मेन चीज है। इसमें क्या लिखे हुए हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट अचीव कैसे करने हैं? रूल्स को फॉलो करते हुए। रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं? एओए में। तो एओए क्या हो गए? सब्सिडरी हो गए किसके लिए? मेमोरेंडम के लिए। कौन से केस लॉ से आया है ये? एशबरी कैरियज कंपनी वर्सेस। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आर्टिकल से ना एक्सेप्ट करते हैं मेमोरेंडम को कि तू मेमोरेंडम, तू सबसे बड़ा है और तेरे बाद में कौन है? हम हमें फॉलो करते हुए तेरे को अचीव करना है। तो आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं कि मेमोरेंडम क्या है? कंपनी का चार्टर है। And so accepting it, the article proceed to define the duties, right and power of the governing body। आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? राइट, ड्यूटी एंड पावर किसकी? गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी कौन है जी? डायरेक्टर। एज बिटवीन देमसेल्फ एंड द कंपनी। तो कंपनी, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, इनके बीच में क्या राइट एंड ड्यूटीज होने वाले हैं, क्या पावर्स होने वाले हैं, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स के अंदर। एंड द मोड एंड फॉर्म इन विच बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरीड ऑन। और किस तरीके से बिजनेस करना है ये भी कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में। And the mode and form with changes in the internal regulation of the company may from time to time be made। और कैसे कैसे चेंजेस करने हैं ये भी कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में ही लिखा हुआ है। क्लियर है जी? एशबरी कैरियज कंपनी वर्सेस रिचे एक जगह यूज और हो रहा है। अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम, काइंडली एक्सप्लेन।
तो क्या एक्सप्लेन करोगे? ये लिखना कि केस लॉ का नाम एशबरी कैरिज कंपनी, और लिखना कि आर्टिकल एक्सेप्ट करता है मेमोरेंडम को चार्टर की तरह। आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं राइट पावर ड्यूटीज, कंपनी कैसे फंक्शन करेगी, कैसे उसमें चेंजेस आएंगे, सब कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए किसको फॉलो करना पड़ेगा? आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या बन गया? मेमोरेंडम का सब्सिडरी बन गया। क्लियर है जी? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, द मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट हैज टू बी कंसीडर्ड स्ट्रिक्टली। और इसको स्ट्रिक्टली पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है? आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टली पढ़ना है। इसको मैग्ना कार्टा भी बोल देते हैं। इट रेगुलेट डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट सर्टेन ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर एंड द मेंबर और कंपनी के बीच में जो ऑब्लिगेशन है वो भी कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं। ठीक है जी? द आर्टिकल आर इन फैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी, इसको अंडरलाइन कर लो। आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? बायलॉज। उसके हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से डायरेक्टर्स अपने सारे फंक्शन करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन कराएंगे, ऑडिट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, सब कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल्स के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी देम, ऑडिटर को भी आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वहीं तो लिखा हुआ है ना अकाउंट्स कैसे बनेंगे, ऑडिट कैसे होगी, मैनेजमेंट कैसे होगी। तो आर्टिकल्स ऑडिटर को भी पढ़ने चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 5, कंटेंट ऑफ द आर्टिकल और मॉडल आर्टिकल। हमने मॉडल एमओए पढ़े थे। मॉडल एमओए कौन कौन से थे? मॉडल एमओए टेबल ए बी सी डी ई, उसके आगे की एफ जी एच आई जे, वो किसके हैं? आर्टिकल्स। आपके इसमें दिए हुए नहीं है, बट अगर बाई चांस लिखा हुआ होगा, देखो नीचे लिखा हुआ है 6 पॉइंट में, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, टेबल एफ जी एच आई जे। ठीक है जी? तो ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, ए बी सी डी ई वहाँ पे, एफ जी एच आई जे यहाँ पे। कंटेन रेगुलेशन। अब इसके अंदर क्या क्या है? आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले रेगुलेशन है। द आर्टिकल ऑफ कंपनी शेल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इसमें रेगुलेशन लिखी हुई है कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। Inclusion of matter. The article shall also contain such matter as are prescribed under the rules. However, a company may also include additional matter in article as may be considered necessary for management. आर्टिकल्स में वो सब तो डालना ही डालना है जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, जो रूल्स में लिखा हुआ है। क्या अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? तो एडिशन भी हो सकती है। एडिशन का मतलब ही क्या है? इंक्लूजन। आर्टिकल्स में क्या होती है? रेगुलेशन होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया? कंटेन्स रेगुलेशन। दूसरा लिखा हुआ है इंक्लूजन ऑफ मैटर, आप चाहो तो एडिशनल मैटर भी डाल सकते हो जी। अब आ गया जी कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। 3, 4, 5 तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों एक साथ लिखने पड़ेंगे अगर इंट्रेंचमेंट पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है? इंट्रेंचमेंट आर्टिकल्स के अंदर एक प्रोविजन हो सकता है किसका? इंट्रेंचमेंट का। इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है एक ऐसी आदत जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसी आदत जिसको बदला नहीं जा सकता, या एक ऐसी चीज जो बहुत टाइम से चली आ रही है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। इसको बदलना क्या है? ये इसका इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है कि इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? ऐसी आदत जिसको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आर्टिकल्स में आप एक ऐसा प्रोविजन डाल सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या डाल सकते हैं? इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। द आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसके लिए डाल सकते हो आप? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। To the effect that the specified provisions of articles may be altered if conditions more restrictive in case of special resolution are met or complied with। देखो ये है क्या, पहले ये समझा देता हूँ आपको। अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल, पढ़ा था। अल्ट्रा वायरस टू आर्टिकल को रेटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल्स को अल्टर करके। कैसे कर सकते हैं? और आर्टिकल्स को अल्टर कैसे करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमें वहां से एक चीज पता लगी कि आर्टिकल्स को अल्टर करना है तो क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आर्टिकल्स के अंदर एक प्रोविजन हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या कहते हैं जी? इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब ही क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको चेंज करना है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और करते क्या है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप दोनों ने कंपनी बनाई, आप दोनों शेयर होल्डर हो, आपने डिसाइड किया कि भाई आगे जाके ना इसमें फ्यूचर में नए शेयर होल्डर्स भी आएंगे, नए लोग भी आएंगे काम करने के लिए। हम है ना इसमें कुछ मैटर ऐसे डाल देते हैं जिसके अंदर है ना हमारी डिसीजन चलती रहनी चाहिए। मतलब हम ये ना हो कि बाहर हो जाए कंपनी से, हम डिसीजन मेकिंग में रहने चाहिए। और कैसे रहोगे? ऐसा कर देते हैं इन मैटर के लिए ना, कभी भी इनको चेंज करना है ना तो 100% अप्रूवल डाल देते हैं। अगर मेरे पास 1% भी शेयर होल्डिंग बची तो भी मेरा अप्रूवल जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? क्योंकि इस मैटर के लिए क्या चाहिए? 100% अप्रूवल। वैसे आर्टिकल को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन आपने कुछ मैटर ऐसे डलवा दिए जिनको चेंज करने के लिए क्या चाहिए? 100% अप्रूवल। आर्टिकल्स स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट। क्यों डलवाया आपने? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने डिसाइड किया कल को मेरी पावर इधर उधर ना चली जाए, मेरी पावर हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, नए शेयर होल्डर आ तो जाएंगे,
लेकिन 100% अप्रूवल चाहिए होगा ना, तो मेरे अप्रूवल के बिना ये काम नहीं होगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, वो भी एक ऑप्शन है। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? इंट्रेंचमेंट ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाने के लिए। ठीक है जी, ये मान लो ये आपके आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन चले हुए हैं। ये क्या है जी? प्रोविजन है। ठीक है जी, प्रोविजन का मतलब क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये क्या है जी? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब आपने क्या सोचा, इन सब में से किसी को भी चेंज करना है, अगर मेरे को इन सब में से किसी को भी ऑल्टर करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है जी, यहाँ तक स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? 75% का। ठीक है जी, यहाँ तक। अब आपने सोचा कि भाई ये जो तीन प्रोविजन है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर ना मेरी कमांड हमेशा बनी रहे। इनको आप डाल दो किसके अंदर? इंट्रेंचमेंट के अंदर। इसमें डाल दो इन्हें, आर्टिकल में लिख दो, क्या लिख दो कि ये है जी इंट्रेंचमेंट। और अगर इसको चेंज करना है, अगर इन तीनों को चेंज करना है, तो आपको क्या चाहिए? मोर देन एस आर, या मोर देन एस आर। मोर देन एस आर का क्या मतलब हुआ? मोर देन एस आर का मतलब क्या हुआ? एस आर का मतलब क्या है? 75%। मोर देन एस आर का मतलब 75 से ज्यादा। 75 से ज्यादा हो सकता है आप लिख दो 90%, हो सकता है 80, आप लिख दो 100, आपकी मर्जी। ये हो गया जी इंट्रेंचमेंट। बहुत सारे प्रोविजन है, जिसमें से कुछ प्रोविजन में क्या लगा दिया? इंट्रेंचमेंट। अगर इनको ऑल्टर करना है तो क्या चाहिए? एसआर से ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। दिस इज इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अभी और भी है इसमें, इतना ही नहीं खत्म हो जाएगा ये। आगे क्या बोलता है? मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आप जो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है कब डालोगे, कैसे डाल सकते हो? द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन का मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इनकॉर्पोरेशन के टाइम ये बनाओगे? उसी में क्या डाल दो? इंट्रेंचमेंट डाल दो। और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स, या क्या करो? आर्टिकल्स को अमेंड करके भी डलवा सकते हो। अमेंड कब होंगे? कंपनी बनने के बाद भी आप चाहो तो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलवा सकते हो। और अमेंड करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर सारे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। अगर आपको क्या डलवाना है? इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलवाना है तो। और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी में क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये क्या कह रहा है आगे? यहाँ तक समझ आ गई बात? अब कह रहे हैं जो इंट्रेंचमेंट है ना, इसको डालने के दो रूट हैं। या तो डाल दो इनकॉर्पोरेशन पे, या तो कब डाल दो? बस इनकॉर्पोरेशन पे डाल दो, बात खत्म। जब आप बना रहे हो उसी टाइम डाल दो। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद में अब कभी भी आपको अमेंडमेंट से डालना है, इसे किससे डालना है? अमेंडमेंट से डालना है। तो इन्होंने बोला दो केस है, प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी। वैसे अगर मैं आर्टिकल्स को अमेंड करूं तो मुझे क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। पढ़ा था ना हमने, आर्टिकल्स को अमेंड करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? अमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अमेंड किसके लिए कर रहा हूँ? ये इंट्रेंचमेंट को डालने के लिए। किस लिए कर रहा हूँ? इंट्रेंचमेंट को डालने के लिए। मैंने इनकॉर्पोरेशन पे नहीं डाला, अब मैं कब डाल रहा हूँ? अमेंड करके डाल रहा हूँ। तो अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मुझे 100% अप्रूवल चाहिए। और अगर मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, दैट इज एसआर। तो कहने का मतलब है पब्लिक कंपनी में तो सेम ही रह गए ना दोनों, लेकिन प्राइवेट के लिए क्या आ गया? 100%। अब एक बार फिर से सम अप करते हैं। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब किसी को बचाने के लिए। आपने आर्टिकल में किसी प्रोविजन पे क्या लगा दिया? इंट्रेंचमेंट। आर्टिकल्स को अमेंड करना है, सिंपल एसआर। लेकिन इंट्रेंचमेंट वाले प्रोविजन को अमेंड करना है, मोर देन एसआर। अब इंट्रेंचमेंट डालोगे कब? या एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या अमेंड करके। अगर अमेंड करके डाल रहे हो, अगर प्राइवेट कंपनी है, अमेंडमेंट के लिए वैसे तो चाहिए एसआर, लेकिन अगर इंट्रेंचमेंट डालने के लिए कर रहे हो तो चाहिए 100%।
पब्लिक कंपनी का इसमें 75% से काम। क्लियर है जी? ये है जी आपका इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। बस ये समझ आ जाएगा तो इंट्रेंचमेंट समझ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जब भी आप इंट्रेंचमेंट डालोगे, वेयर द आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट, द कंपनी शैल गिव नोटिस। अगर आपने कभी भी इंट्रेंचमेंट डाला है, चाहे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाला हो या अमेंड करके डाला हो, आपको रजिस्ट्रार को बताना है। क्या बताना है? कि हमारे आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल कौन कौन से हैं? एफजीएच, आईजे। अगला आता है मॉडल आर्टिकल। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू द कंपनी। आप चाहो तो पूरा का पूरा मॉडल आर्टिकल उठा लो, या उनमें से जो जो आपको सही लगे वो आप उठा सकते हो। क्या इसके अलावा कुछ डाल सकते हो? क्या आर्टिकल्स में मॉडल के अलावा कुछ डाल सकते हो? बिल्कुल। सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? इंक्लूजन ऑफ मैटर। तो इंक्लूजन में कुछ एडिशनल मैटर भी डाल सकते हो आप। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट कौन सा? 2013 के बाद में अगर आप कंपनी बना रहे हो, उसके लिए एक प्रोविजन लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी कंपनी which is registered after the commencement of this act in so far as the registered article of the company do not exclude or modify the regulation contained in the model article. Those regulations shall so far as applicable be the regulation of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles. भाई बहुत सही लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो, आपको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। है जी समझ? नहीं आया? हाँ जी। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद बन रही है, वो अपने आर्टिकल किसके हिसाब से बनाएगी? मॉडल मॉडल फॉर्म के हिसाब से बनाएगी। अभी कह रहे हैं इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल, आपके जो आर्टिकल्स है ना, डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई। अगर आपके आर्टिकल्स ने उन मॉडल आर्टिकल्स को या तो एक्सक्लूड नहीं किया, मॉडल आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, अगर आपको उसमें से कोई हटाना है तो कैसे हटाओ? उसको एक्सक्लूड करो। अगर किसी को मॉडिफाई करना है तो क्या करो? उसे मॉडिफाई करो। अगर आपने एक्सक्लूड या मॉडिफाई नहीं किया तो क्या मानेंगे? कि सारे के सारे प्रोविजन आपके आर्टिकल्स में आ गए हैं। कौन से वाले? मॉडल आर्टिकल वाले, चाहे आपने डाले हो या ना डाले। अगर आपको एक्सक्लूड करने हैं तो कैसे करने हैं? स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो कैसे करना पड़ेगा? स्पेसिफिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा, वरना क्या माना जाएगा? वो सारे आपके आर्टिकल्स के अंदर। समझ आई बात? मैंने ये बनाया मॉडल आर्टिकल के सारे पॉइंट, अगर सारे पॉइंट्स आ गए, उसमें से कुछ भी हटाना है तो वहाँ ऑप्शन आता है क्रॉस लगा दो। अगर कुछ हटाना है तो क्रॉस लगा, अगर क्रॉस नहीं लगाए तो क्या मतलब है? ये इंक्लूसिव है। अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के लिए क्लिक करो और मॉडिफाई करो। अगर मॉडिफाई नहीं किया तो मतलब पूरा का पूरा मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर कोई चीज को आपको हटाना है या मॉडिफाई करना है तो उसको हटाओ और मॉडिफाई करो, वरना माना जाएगा पूरा आपके ऊपर एप्लीकेबल। क्लियर है जी? द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द एमओए एंड एओए। आप ये खुद पढ़ोगे एमओए एओए का डिफरेंस। अब दो डॉक्ट्रिन बचे हैं हमारे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसके ऊपर लिख लो, प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर। इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के लिखवा रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर, और इंडोर मैनेजमेंट के लिए लिख लो प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। हाँ, इंडोर मैनेजमेंट का मतलब है प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी।
फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है? प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर। देखो सबसे पहले आपको दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगले पेज पे आओगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वहां से इंडोर मैनेजमेंट शुरू होगा। पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हेडिंग में लिखा हुआ है क्योंकि दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है कौन? इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन कौन है? इंडोर मैनेजमेंट। तो मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के लिए क्या लिखवाया आपको? प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर, और एक्सेप्शन का मतलब उल्टा कर दो, प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, Section 399 of the Companies Act provide that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy of extract of any document including COI of any company on payment of prescribed fee। क्या कह रहा है सेक्शन 399 क्या बोलता है? कुछ डॉक्यूमेंट क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या कोई भी बंदा इजीली उनको देख सकता है? नहीं देख सकता है। आप मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ, इंस्पेक्शन करो, आपको डॉक्यूमेंट दिख भी जाएगा, आप चाहो तो उसमें कॉपी भी ले लो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट के साथ, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे एमओए हो, चाहे ए हो, आपको फीस देनी पड़ेगी 100 रुपए की। इन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या इन डॉक्यूमेंट का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है या नहीं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? सबको पता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? सबको पता है। किसके बारे में? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। पब्लिक डॉक्यूमेंट है कौन से? फाउंडेशन के लिए मैं बोलता हूँ एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्जेस के फॉर्म, इनको हम क्या मानते हो? एक को लिख लो स्पेशल रेजोल्यूशन। एक और कौन सा होता है? स्पेशल। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 75% अप्रूवल। इनको हम मान के चलते हैं ये क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। इनके बारे में किसको पता होना चाहिए? सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी। द एमओए एंड एओ ऑफ द कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। एमओए एओए जैसे ही रजिस्टर्ड होते हैं वो क्या बन जाते हैं? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और वो बन जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, उसको इंस्पेक्शन की जा सकती है नॉमिनल फीस पे करके, जो फीस कितनी है? 100 रुपए की। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 कन्फर्ड द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। इट इज देयरफॉर ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, तो ये हर बंदे की ड्यूटी है कि कंपनी के साथ डील करने से पहले क्या करे? उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर ले। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर ले? इंस्पेक्ट कर ले। एंड मेक श्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन, और देख ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से है या नहीं है, मतलब एमओए के हिसाब से है या नहीं है, एओए के हिसाब से है या नहीं है। किसकी ड्यूटी है ये? आउटसाइडर की। बट वेदर अ पर्सन रीड देम और नॉट, अगर बंदे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इट विल बी प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब मान लिया जाएगा, दैट ही नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या मान लेंगे? आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। बेस्ट एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो में गए, टोकन खरीदा, मेट्रो में ऊपर गए, रील बनाने लग गए। क्या रील बनाना मना है? नहीं मना है। कैसे मना है? क्या टोकन लेते हो बताया किसी ने? कहाँ लिखा हुआ है? बोर्ड लगे हुए हैं। आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी। आपने रील बनाई, आपको पकड़ के लेके जाएंगे, आपके ऊपर फाइन लगेगा। उस बोर्ड का क्या है? वो एक एक फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। अगर आपको वो मना किया हुआ है, आपने उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपके ऊपर क्या लग गया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग गया कि आपको उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। क्या आप ये बोलोगे मुझे टोकन लेते हो किसी ने नहीं बताया? तो आप कंपनी में भी ये नहीं बोलोगे कि मैंने एमओए नहीं पढ़ा है, मेरे को कंपनी ने एमओए नहीं बताया। भाई तुम्हारी ड्यूटी है, खुद पढ़ो एमओए। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज मेंट whether a person read the document or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document। उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम क्या मानेंगे? कि उसको डॉक्यूमेंट के बारे में पता है जी। he is not only presumed to have read the document but also understood them in their true perspective। ना खाली उसने पढ़ा है, उसने उनको एकदम अंडरस्टैंड किया है, जैसे वो लिखे हुए हैं ना वैसे की वैसी अंडरस्टैंडिंग उसको आ गई है। Every person dealing with the company not only has a constructive notice of memorandum and article but also for all other related documents such as special resolution। इन्होंने फाउंडेशन के लिए तीन ही लिखे हैं, एमओए, एओए और स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% अप्रूवल। उस रेजोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। Thus, if a person enter into a contract which is beyond the power of the company as defined in the MOA or outside the authority of director as per MOA or article, he cannot acquire any right under the contract against the company। तो उसके पास कोई राइट नहीं आएगा। और अगर एमओए के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है, एओए के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? वॉइड होता है, कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। अब कोई सूट फाइल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई इसका होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका क्या होता है? तो आप ये नहीं बोलोगे मैं क्यों सूट ना फाइल करूं, भाई इसलिए मत फाइल कर क्योंकि तुझे था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तुझे इनके बारे में पता होना चाहिए था।
और हमने प्रिज्यूम किया है कि तुझे इनके बारे में पता है, इसलिए तेरे को सूट फाइल करने की पावर नहीं दी गई है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन अल्ट्रा वायरस के साथ में ही जुड़ा हुआ है। अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो हम पहुंच जाते हैं अल्ट्रा वायरस पे। अल्ट्रा वायरस क्या कहता है, अगर बियॉन्ड द पावर है तो क्या हो गया, वॉइड। पावर लिखी भी कहाँ है, एमओए में। एमओए सारे पढ़ के आए हैं किसके हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से। और जब अल्ट्रा वायरस हो गया तो कोई सूट फाइल नहीं कर पाएगा। आज यहीं तक खत्म करते हैं, अभी आपको आना है तो एक क्लास में इंडोर मैनेजमेंट पढ़ के खत्म करेंगे। 2 बंदे बचे हैं तो एक दिन 10 मिनट बैठ जाना यार, क्या हो गया।